हेलो आयमंस, वेलकम टू एजुकेशन भैया। 2 बार अटेम्प्ट किया, फेल हुआ। कैमरा ही गिर गया था भाई। तो हमने कल हिस्ट्री का पहला चैप्टर डिस्कस किया था, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, है ना। तो इसका फर्स्ट टॉपिक हम डिस्कस किया था द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। और हम लोग सेकेंड अब डिस्कस करेंगे द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। सबसे पहले हम जो कल डिस्कस किया था उसको हम एक बार रिवाइज करते हैं। लेट अस रिवाइज नाउ। तो हम देखा था कि फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज ने कैसा मेजर एक्शन जो है टेक किया था अपनी आइडिया को सेपरेट करने में। और हाँ, कैसा मतलब उन्होंने टेक किया था। सबसे पहले हमने इसको 5 या 6 पॉइंट में डिस्कस किया था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डायरेक्टली एग्जाम में पूछ ही लिया जाता है, व्हाट वाज द स्टेप टेकन बाय फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज। ये क्वेश्चन भी पूछा आज कमेंट में आया था एसपीटी ऑफिशियल का। लेट्स हम लोग रिवाइज करते हैं। स्टेप टेकन, हमने इसको फ्लो चार्ट के माध्यम से देखते हैं। हमने कल पढ़ा था इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ ला पात्रे एंड ले सिटोयन। इंट्रोड्यूस इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ ला पात्रे एंड ले सिटोयन न्यू फ्रेंच फ्रेंच New French tricolor was introduced to replace the royal standard. New French tricolor introduced to replace the royal standard. Or state journal was elected by the active citizen and then renamed as a national assembly. स्टेट जर्नल जो पहले मीटिंग होती थी, जहाँ पे मतलब 3 रिप्रेजेंटेटिव बॉडी होते थे, नोबिलिटी, पीजेंट और चर्च। नोबिलिटी और पीजेंट एक हो जाते थे और पीजेंट वाले अलग हो जाते थे। पीजेंट जैसे लुहार, आर्टिजन, फार्मर वगैरह आ जाते थे। और नोबिलिटी मतलब राजाओं के खानदान से बिलोंग करते थे। और चर्च जो यीशु मसीह, पंडित पुरोहित जिसे हम लोग बोलते हैं, उसे ये लोग दो एक हो जाते थे और ये अलग हो जाते थे। इसको जो है हटा दिया गया। स्टेट जनरल को अब ऐसा कर दिया गया कि अब सब लोग वोट देंगे तभी चॉइस होगा। स्टेट जनरल वॉज elected and renamed by the National Assembly. C. State General was elected and renamed by National Assembly. Renamed by National Assembly, or new hymns and oaths were composed. New hymns and oaths were composed. Centralized administrative system removed trade barriers. Centralized administrative system
एफ एबॉलिश्ड ट्रेड बैरियर। जो हमने इसको जो है 5 टॉपिक में जो है इसको कवर कर लिया है। 5 मार्कर क्वेश्चन डायरेक्टली बोर्ड उठा के दे देता है। जो हमने इसको 5 टॉपिक कवर किया है, जिसका सबसे पहला मीनिंग हम इसको रिवाइज कर रहे हैं। रिवाइज द चैप्टर एंड रिवाइज इंडिया सीरीज आने वाली। इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ ला पात्रा एंड ली सोडेन। ला पात्रा का मीन्स होता है द फादरलैंड एंड ली सोडेन का मीन्स होता है द सिटीजन। न्यू फ्रेंच ट्राइकलर वर इंट्रोड्यूस टू रिप्लेस द रॉयल स्टैंडर्ड। State General was elected and renamed by the National Assembly. New hymns and oaths were composed. नए गाने और शपथ लेने लगे कि मैं इस देश का नागरिक आज शपथ लेता हूँ, देश को आज़ाद करा दूंगा। ऐसे शपथ ग्रहण होने लगे। और सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, एबॉलिश ट्रेड बैरियर, ताकि हम मतलब बैरियर फ्री ट्रेड कर सकें। हम अपना सामान टॉफ़ी 10 रुपये का लिया और बम्बई में टॉफ़ी 10 रुपये का लिया, इलाहाबाद पहुंचा 20 रुपये का, तो 10 रुपये का घपला आ गया ना। बस वही एबॉलिश कर दिया गया ट्रेड बैरियर को, ताकि जो सामान वहाँ 10 का है यहाँ मान लीजिए 12 का मिले। बस दैट्स ग्रेट। रिवाइज हो गया ना। क्या मेजर रोल प्ले किए थे है तो और भी, लेकिन हमको रिवाइज, हमको जो एग्ज़ाम में जो इम्पोर्टेंट है हमें उसे लिख के आना है। 5 नंबर के क्वेश्चन आएगा, 7 पॉइंट लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं। दिन हमने देखा था कि नेपोलियन कैसे आया, नेपोलियन कौन था, राइज ऑफ नेपोलियन एंड नेपोलियन का सिविल कोड क्या था। देखो सबसे पहले राइज ऑफ नेपोलियन होता है ना, राइज ऑफ नेपोलियन, रिवाइज है भाई, राइज ऑफ नेपोलियन, राइज ऑफ नेपोलियन। नेपोलियन बॉर्न इन 15 जुलाई या फिर अगस्त 1769 in Corsica Island. Napoleon belonged to a noble family and it was a military leader at the age of 25. Then, or 1799, Napoleon became an empire of the French. 1799 में नेपोलियन जो है फ्रेंच का एम्पायर घोषित हो गया, एम्पायर बन गया फ्रेंच का। देन जब इन्होंने एम्पायर हो गए फ्रांस के, तो इन्होंने एक लॉ अमेंडमेंट किया, मतलब पास किया सिविल, जिसका नाम था सिविल कोड 1804। सिविल कोड 1804, जिसको हम दूसरे नाम से नेपोलियनिक कोड 1804 बोलते हैं। जहाँ पे इसके कुछ गुड पॉइंट थे और कुछ बैड पॉइंट थे। जैसे गुड पॉइंट थे, एबॉलिश फ्यूडल सिस्टम, abolish privilege based on birth, free peasant from serfdom, improve transport and communication system. Done. Secured right to property. Those men which have uh, earn money, ऐसे लोग, ऐसे मैन भी वोट दे सकते हैं जो मतलब कि पैसे कमाते हो। शायद INR देखा जाए तो 350-400 रुपये यदि डेली कमाते हो तभी उनको वोट देने का अधिकार है। उसके बाद वोट देने का अधिकार नहीं है। इसके बैड पॉइंट जो हैं, फिर हाँ, जब ऐसा इन्होंने कर दिया, फिर स्विट्ज़रलैंड, मार्शा वगैरह में इन्हों हर विगनर के लिए इनका वेलकम करने लगे कि आइए, आप भी आइए और हमारे देश के साथ जुड़ जाइए, है ना। इनका वेलकम करने लगे और कुछ ही इनका काम तो सही चल रहा था। और पॉलिटिकल लीडर जैसे नेता लोग होते हैं, बीच में दलाल होते हैं, देखते होंगे आप लोग। जैसे नेपोलियन ने भेजा 20 रुपये, जैसे एजुकेशन भैया भेजे अपने दोस्तों को 20-20 रुपये टॉफ़ी खाने के लिए, है ना। 20 रुपये हमने भेजा आपको, लेकिन बीच में जो बैठे हैं यहाँ पे, इन्होंने आपको दिए 18-18 रुपये, है ना।
तो 2-2 रुपये तो खा गए, है ना, 2-2 रुपये तो खा गए, 2-2 रुपये का आपको चूना लग गया, 2 चूना लग गया, आप हमारे पास आए, है ना। आपने हमको मतलब हमने भेजा आपको 18 रुपये टॉफी नहीं सामान लाने के लिए, तो आपने इन्होंने आपको 18 दिया, तो आपने हमको 18 रुपये का सामान दिया, हमारे 2 का लॉस हो गया, है ना। ऐसे पॉलिटिकल हैंड में जैसे चली जाती है पावर्स, तो इसमें क्या हुआ, नेपोलियन के लोग हमारा घाटा हो रहा है, फिर इन्होंने सेंसरशिप लगा दिया, है ना, सेंसरशिप लगा दिया, और लोगों को और लोगों को फोर्स करने लगे कि आप आइए और हमारे साथ मिलकर युद्ध करिए, लड़ाई करिए, ताकि जितने भी और देश हैं हमको कंक्योर कर सके, पूरे रेस्ट ऑफ द यूरोप की इन्होंने सोचा कि मैं इसको कंक्योर कर सकूँ, अपने फेवर में ले सकूँ, मतलब अपने हित अपने टेरिटरी के अंदर ले सकूँ, है ना। पूरे यूरोप में कब्जा पाना चाहते थे नेपोलियन चच्चे आपके। देन इन्होंने सेंसरशिप लगा दिया, फोर्स टू ज्वाइन आर्मी, और टैक्स को इंक्रीज कर दिया अपनी भरपाई करने के लिए, जैसे हाँ भैया हम, है ना, स्कूल की फीस भरने के लिए पैसा तो लगेगा, घर से स्कूल की फीस लग रही 2600, घर से मिला 2000, तो 600 रुपये आपसे लूँगा ना, तो टैक्स को इंक्रीज कर दिया, है ना, टैक्सेशन वॉज इंक्रीज्ड। नाउ हमारा रिवाइज हो गया, हमने कल इतना ही पढ़ा था, इतना ही पढ़ा था, और आगे देखने वाले हैं द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, कि यूरोप एक नेशनल कंट्री मतलब एज अ नेशनलिज्म कैसे बना, है ना। लेट्स स्टार्ट। और बहुत लोग के क्वेश्चन रहता है कि भैया हमारा बैकलॉग हो गया, बैकलॉग मतलब कि हमने हफ्ते में 7 दिन आपको क्लास दिया, डेली 1-1 घंटे 1.5-1.5 घंटे का मैंने आपको डेली क्लास दिया मेहनत करके, और आपने 4 दिन देखा, 3 दिन चले गए बुआ के यहाँ नुक्ता करने, है ना, तो 3 दिन का बैकलॉग हो गया ना, 3 घंटे का बैकलॉग कैसे ख़त्म करें, बैकलॉग बैकलॉग ख़त्म करने के लिए, जैसे आपको आपको 7 डे है जिसमें आपको 6 लेक्चर दिए गए, ठीक है, 7 दिन में आपको 6 लेक्चर दिए गए, आप इस 6 में से जो है 3 को घटा दीजिए, आपने 3 को ही अटैम्प्ट किया, 3 को ही अटैम्प्ट किया, और बाकी के दिन आपने चले गए नुक्ता खाने, है ना, 3 लेक्चर बचा। देखो संडे जो रहता है उसमें आप 3 घंटे बैठ के आप कवर कर लीजिए अपना बैकलॉग, ऐसा नहीं कि बैकलॉग होता गया, ये 3 लेक्चर संडे को कवर ही नहीं किया, संडे को आराम से खाया पिया मस्ती किया खेलने लगे, है ना, ऐसा नहीं। तो संडे को बैकलॉग अपना कवर करना है, और कोई भी डाउट हो तो आप हमें व्हाट्सएप पर, या आप हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, फिर डायरेक्टली आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, विद इन द 24 आवर्स डाउट का सोल्यूशन मिल जाएगा। और यदि आप हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज वगैरह, यदि आप हमारे व्हाट्सएप पर ज्वाइन होते हैं तो आपको डेली प्रैक्टिस पेपर, हैंड रिटन नोट्स मिलेंगी। वाई टेकिंग फेयर एजुकेशन भैया इस ईयर। सबसे पहले हम लोग अपनी एनसीईआरटी बुक को ओपन करते हैं। वेट, कल के पोर्शन में जो है नेपोलियन का हाफ टॉपिक जो है, आधा टॉपिक रह गया था, 1815 का, हम कल के लेक्चर स्टार्ट करते हैं भाई, सॉरी। नेपोलियन जब आपने सेंसरशिप लगा दिया, फिर 1815 में इनकी बहुत ज़बरदस्त मार धाड़ लड़ाई हो गई नेपोलियन की प्रैप कंट्री के साथ, प्रूसिया रसिया ऑस्ट्रिया ब्रिटेन। नेपोलियन इधर नेपोलियन हो गए, इधर प्रैब हो गए, लड़ाई स्टार्ट, नेपोलियन वर्सेस प्रैब लड़ाई, नेपोलियन और प्रैब की लड़ाई स्टार्ट हो गई इन दिस ईयर
1815 में 1815 में नेपोलियन और प्राइव कंट्री के बीच घमासान युद्ध हो गया। नेपोलियन और प्राइव मीन्स होता है प्रूसिया, रसिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन। और इसमें जो है, इस युद्ध में जो है प्राइव कंट्री वाले विन हो जाते हैं, प्राइव कंट्री वाले जीत जाते हैं, विन। और नेपोलियन जो है लॉस में चले जाते हैं, हार जाते हैं। नेपोलियन का मुंह ऐसा, प्राइव का मुंह ऐसा, है ना। इस लड़ाई को बोला जाता है बैटल ऑफ वाटरलू, बैटल ऑफ वाटरलू, पानीपत की लड़ाई, बैटल ऑफ वाटरलू, बैटल ऑफ वाटरलू। इस लड़ाई को बोला जाता है बैटल ऑफ वाटरलू, जिसका भरपाई करने के लिए यहाँ पे साइन किया गया ट्रिटी ऑफ वियना। हाँ आई नो, हाँ ट्रिटी ऑफ वियना, इसकी जो है आउटकम, जो इसकी लड़ाई का जो आउटकम निकला, इस लड़ाई का आउटकम, इन दोनों की लड़ाई का आउटकम निकला ट्रिटी ऑफ वियना, ट्रिटी ऑफ बैटल ऑफ वाटरलू के लड़ाई का जो आउटकम निकला ट्रिटी ऑफ वियना। ट्रिटी ऑफ वियना में ये हुआ कि यहाँ पे बर्बन डायनेस्टी को रिस्टोर्ड कर दिया गया। इन फ्रेंच में बर्बन डायनेस्टी को रिस्टोर्ड, बिकॉज ये लोग जो है कंजर्वेटिव किस्म के आदमी थे, कंजर्वेटिव थे, तो बर्बन डायनेस्टी वॉर रिस्टोर्ड। बर्मन डायनेस्टी रिस्टोर्ड इन फ्रेंच। प्रूसिया वॉज गिवन टेरिटरी, प्रूसिया को अपनी टेरिटरी मिल गई, प्रूसिया वॉज गिवन टेरिटरी, प्रूसिया को अपनी टेरिटरी जो है मिल गई, प्रूसिया वॉज गिवन टेरिटरी, प्रूसिया वॉज गिवन टेरिटरी, प्रूसिया को अपनी टेरिटरी मिल गई। और ऑस्ट्रिया गोट कंट्रोल ऑन नॉर्दर्न इटली, मतलब ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रिया जो है, इसको कंट्रोल मिल गया नॉर्दर्न इटली में। ऑस्ट्रिया गोट कंट्रोल ऑन नॉर्दर्न इटली, ऑस्ट्रिया गोट कंट्रोल इन नॉर्थ, ऑस्ट्रिया का कंट्रोल मिल गया नॉर्दर्न इटली। और प्रूसिया गोट पोलैंड, प्रूसिया गोट पोलैंड। Let's note down. Repeat. I'm here. 1815 में रिपीट करते हैं। 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू हुआ। 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू हुए नेपोलियन और प्राइव कंट्री के बीच, नेपोलियन प्लस प्राइव, प्रूसिया, रसिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, प्रूसिया, रसिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, है ना। इन चारों के बीच युद्ध हुआ नेपोलियन के साथ। नेपोलियन अकेला ये चार। क्या हुआ, इसका जो युद्ध हुआ, बैटल ऑफ वाटरलू हुआ, इसमें नेपोलियन जो है हार गया, नेपोलियन डिफीट यानी लॉस में चला गया नेपोलियन, और प्राइव कंट्री जो है विन हो गई, मैं जीत गई, है ना। फिर इस युद्ध वॉर
का आउटकम जो निकला वो हुआ ट्रिटी ऑफ वियना टू साइन ऑफ सेटलमेंट ऑफ यूरोप। यूरोप का सेटलमेंट करने के लिए यहाँ पे ट्रिटी ऑफ वियना साइन हुई। ट्रिटी ऑफ वियना में जो हुआ, यहाँ पे प्रूसिया को है जो है अपना पोलैंड मिल गया। ऑस्ट्रिया गोट कंट्रोल ऑन नॉर्दर्न इटली। ऑस्ट्रिया गोट कंट्रोल ऑन नॉर्दर्न इटली। बर्बन डायनेस्टी वर रिस्टोर्ड इन फ्रांच। मेन बर्बन डायनेस्टी जो है वो रिस्टोर्ड हो गई फ्रांच में, मतलब फ्रांच में बर्बन डायनेस्टी आ गई। मोनार्कीज रूल, मोनार्कीज रूल आ गया, है ना। प्रूसिया वॉज टेकन ऑन गिवन टेरिटरी। ओके, लेट्स डायरेक्टली जंप ऑन मिड 18th सेंचुरी, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, जो आज का हमारा टॉपिक है। सॉरी। अब आज के टॉपिक दोबारा टॉपिक डाल लो, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, है ना, जहाँ पे हम बात करेंगे मिड 18th सेंचुरी की। मिड 18th सेंचुरी में ना कोई नेशन स्टेट था, ना कोई कलेक्टिव आइडेंटिटी थी, ना कोई कॉमन कल्चर था, ना कोई कॉमन लैंग्वेज थी। मिड 18th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, यानी 17 की, सन 1700 की बात कर रहे हैं। टॉपिक डाल लो मिड मिड 18th सेंचुरी। नो नेशन स्टेट, नो कॉमन कल्चर, नो कलेक्टिव आइडेंटिटी। देखिए मिड 18th सेंचुरी में क्या था, ना कोई कॉमन कल्चर था, ना कोई कॉमन लैंग्वेज थी, ना कोई कलेक्टिव आइडेंटिटी, ना ही कोई नेशन स्टेट बिलोंग करता था, है ना, कि जैसे आज यूरोप 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 है ना। आज का यूरोप, पहले का यूरोप। टेक अ 15 सेकंड, जस्ट नो डाउन। देन फिर इसी बात को देखते हुए जो है, जर्मनी, इटली एंड स्विट्जरलैंड वर डिवाइडेड इनटू अ किंगडम। जब ऐसा मिड 18th सेंचुरी में जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड, दे वर डिवाइडेड इनटू अ किंगडम। फ्लो चार्ट बना लीजिए कि मिड 18th सेंचुरी में यूरोप कैसा था, है ना। क्वेश्चन आ सकता है, हाउ वाज द यूरोप इन मिड 18th सेंचुरी। कैसा था यूरोप मिड 18th सेंचुरी में। जो आपको पहले बताया, कॉमन लैंग्वेज, कॉमन कल्चर, कॉमन नो कलेक्टिव आइडेंटिटी, सेम वो लिख देना। और ये
A point. Germany, Italy, Switzerland, divided into a kingdom. Germany, Italy, Switzerland were divided into a kingdom. Eastern and Central Europe controlled by monarchy. ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप, जो ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप है, यहाँ पे मोनार्की का कंट्रोल था. ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप कंट्रोल बाय मोनार्की. No collective belongingness, inequality in society. No collective belongingness, inequality in society. Inequality in society. देखिए मेरे 10th सेंचुरी में जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड जो थे ये किंगडम में डिवाइड थे, और जो ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप था उसमें मोनार्कीज का कब्जा था, कंट्रोल था, है ना. और यहाँ पे नो कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस, नो कॉमन आइडेंटिटी थी, और अनइक्वालिटी इन सोसाइटी. जस्ट टेक अप 5 सेकंड एंड नोट डाउन. और सोसाइटी जो है डिवाइड थी तीन, मेनली 2 फॉर्म में. देखिए सबसे पहले एरिस्टोक्रेटिक एंड पीजेंट, जो मेरा 10th सेंचुरी में 1750 में सोसाइटी जो है 2 भाग में डिवाइडेड थी. जैसे सबसे पहले आ जाता है एरिस्टोक्रेटिक एंड पीजेंट. एरिस्टोक्रेटिक एंड पीजेंट जो है इसमें सोसाइटी जो है डिवाइड थी, एरिस्टोक्रेसी, पीजेंट. देन बाद में आया मिडिल क्लास. मिडिल क्लास में मेनली जैसे लॉयर, वकील, टीचर्स लोग थे मिडिल क्लास में, और जूते चप्पल सिलने वाले पीजेंट में आते हैं. सोसाइटी डिवाइड. सोसाइटी कैसी थी इन 1750 में? सोसाइटी सबसे पहले आ जाती है एरिस्टोक्रेटिक. एरिस्टोक्रेटिक, पीजेंट, मिडिल क्लास. ऐसे आप चार्ट बना लीजिए जहाँ पे हम टॉपिक वाइज, पॉइंटर वाइज इसको हम पढ़ेंगे ना. हम इसको फ्लो चार्ट के माध्यम से नहीं देख सकते भाई, सॉरी नहीं, आई एम हियर जस्ट चिल.
अरिस्टोक्रेटिक जो है ये रिच थे इन सोसाइटी। अरिस्टोक्रेटिक जो थे ये रिच थे अपने सोसाइटी में, और इनके पास सोशल एंड पॉलिटिकल पावर भी थी। सोशल एंड पॉलिटिकल पावर दे हैव social and political power। देखिए अरिस्टोक्रेटिक जो थे ये रिच थे इन सोसाइटी, दे हैव सोशल एंड पॉलिटिकल पावर, दे आर लेस इन पॉपुलेशन एंड कनेक्ट विथ मैरिज टाइट। जैसे ये अमीर थे अपनी सोसाइटी में, मतलब वेल्दी लोग थे, और इनके पास सोशल एंड पॉलिटिकल पावर भी थी, और ये लोग जैसे लोग कम थे, मतलब पॉपुलेशन में लोग बहुत ही कम थे। जैसे पीजेंट 100 हैं तो ये 30 हैं, पीजेंट 10 लाख, ये 40 लाख है, 40,000 नहीं 4 लाख, पीजेंट 10 लाख ये 4 लाख, ऐसे था डिवाइडेड। और देवर कनेक्टेड विथ मैरिज टाइड, मतलब पारिवारिक विवाह, पारिवारिक विवाह कर लेते थे, पसंद आई बुलाला आ जाओ, ऐसे थे सब। अब आ जाते हैं हम लोग पीजेंट और मिडिल क्लास। अभी देखते हैं ये लोग पुअर इन सोसाइटी, पुअर इन सोसाइटी, लैंडलेस, ये लोग लैंडलेस थे, पुअर थे अपनी सोसाइटी में, एंड ये लोग ज़्यादा थे पॉपुलेशन में, मोर इन पॉपुलेशन। ये लोग पॉपुलेशन में बहुत ही ज़्यादा थे, बहुत ही क्या मतलब ज़्यादा थे, पॉपुलेशन में लोग ज़्यादा थे, और इनके पास कोई भी पावर नहीं था। दे आर नॉट पावरफुल, मतलब इनके पास कोई भी पावर नहीं था। मिडिल क्लास जो एजुकेटेड मिडिल क्लास एजुकेटेड लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, मिडिल क्लास पढ़े लिखे लोग थे, आपके भाई जैसा। और ये लोग मीडियम थे, मतलब बहुत ही कम थे, ये कम ही थे, पढ़े लिखे कम ही मिलते हैं ऐसे, सॉरी। ये लोग पढ़े लिखे थे, है ना दोस्त। और ये लोग ना ही ज़्यादा अमीर थे और ना ही ज़्यादा गरीब थे। दे आर नाइदर अ पुअर एंड नॉर अ रिच, दे वर मिडल इन, धक्के खाते हुए, नॉट अ वेरी रिच, नॉट अ वेरी रिच एंड नॉर अ वेरी पुअर।
है ना, ये लोग मिडिल थे इन सोसाइटी में, मिडिल क्लास इन सोसाइटी। सबसे पहले देख लेते हैं, एक बार गो थ्रू कर लेते हैं, बस खत्म, टाटा बाय बाय नहीं। और है सोसाइटी, मतलब 18 सेंचुरी में सोसाइटी कैसे डिवाइडेड थी, देखते हैं। सोसाइटी सोसाइटी 18 सेंचुरी में ऐसे डिवाइडेड थी। अरिस्टोक्रेटिक, मिडिल क्लास, पीजेंट। अरिस्टोक्रेटिक मिडिल क्लास पीजेंट, अरिस्टोक्रेटिक मिडिल क्लास पीजेंट। अरिस्टोक्रेटिक जो थे ये लोग अमीर थे, ये लोग अमीर थे, ये लोग अमीर थे, है ना, ये लोग अमीर थे और इनके पास सोशल एंड पॉलिटिकल पावर था। जैसे कि हमारे पास पॉलिटिकल पावर है, हमारे सरकार के खिलाफ में जो भी बोलेगा अंदर करवा देंगे। इनके पास सोशल एंड पॉलिटिकल पावर था, है ना। और ये लोग लेस इन पॉपुलेशन थे, मतलब पॉपुलेशन में ये लोग कम थे, कम, ये लोग पॉपुलेशन में कम थे। और ये लोग कनेक्टेड रहते थे फैमिली मैरिज टाइड्स, मतलब पारिवारिक विवाह ये लोग करते थे ताकि हम लोग कनेक्टेड रह पाए, हम लोग ज़्यादा पावरफुल हो पाए। वेल्दी पीपल इन सोसाइटी दे वर एरिस्टोक्रेटिक। नाउ पीजेंट जो थे ये लैंडलेस लेबर थे, लेबर नहीं बोलेंगे, लैंडलेस लोग थे। मोर इन पॉपुलेशन, दे हैव नॉट अ पॉलिटिकल पावर एंड सोशल पावर, दे आर पुअर इन क्लास। और इन्हीं दोनों के बीच में चपेटे में आ गए मिडिल क्लास। मिडिल क्लास हमारे जैसे एजुकेटेड पीपल, और ना ही ये ज़्यादा गरीब थे और ना ही ज़्यादा अमीर थे, है ना, ऐसा था बेचारे मिडिल क्लास। ये लोग आए पीजेंट और अरिस्टोक्रेटिक को, मतलब अरिस्टोक्रेटिक को सुधारने बोल सकते हैं। मिडिल क्लास में आते हैं लॉयर, बिजनेसमैन, स्मॉल स्केल बिजनेसमैन, टीचर, जज, डॉक्टर, पायलट, कॉन्ट्रैक्टर वगैरह वगैरह। नाउ टेक अ 5 सेकंड एंड जस्ट नोट डाउन। देन सोसाइटी के बाद आ जाता है हमारे पास नेशनल यूनिटी यानी लिबरलाइजेशन। नेशनल यूनिटी मतलब लिबरलाइजेशन। हर एक डाल लो नेशनल यूनिटी। नेशनल यूनिटी 18 सेंचुरी तो है ही, है ना, 18वीं सदी तो है ही, पता है, आप उसको मिटा देते हैं। नेशनल यूनिटी इक्वल टू लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन नेशनलिटी मतलब लिबरलाइजेशन आता है जहाँ पे लिबर्टी का कुछ लोग, मतलब फ्रीडम, लिबर्टी मीन्स फ्रीडम, आज़ाद होना, जिसको कुछ दो ही टर्म डिवाइड कर, पॉलिटिकल लिबर्टी एंड इकोनॉमिक लिबर्टी। पॉलिटिकल लिबर्टी, इकोनॉमिक लिबर्टी, पॉलिटिकल लिबर्टी, इकोनॉमिक लिबर्टी। हम आ जाते हैं पॉलिटिकल लिबर्टी में। पॉलिटिकल लिबर्टी, इकोनॉमिक लिबर्टी।
पॉलिटिकल लिबर्टी में होता है इक्वालिटी बिफोर द लॉ, कि हमें लॉ के प्रति इक्वालिटी चाहिए, ना बड़े आदमी को कोई दूसरा दर्जा दिया जा रहा, छोटे आदमी को कोई दूसरा दर्जा दिया जा रहा, हमको ऐसा नहीं चाहिए, हमको इक्वालिटी चाहिए बिफोर द लॉ, इक्वालिटी बिफोर द लॉ। equality before the law and abolished privilege based on birth। हाँ, पॉलिटिकल में ये भी है, abolish privilege based on birth and government made by consent, abolished privilege based on birth, abolished privilege based on birth। Government made by consent, government made by consent। पॉलिटिकल लिबर्टी का मतलब होता है, इन्होंने लगाया कि इक्वालिटी बिफोर द लॉ, गवर्नमेंट मेड बाय कंसर्न, एबॉलिश्ड प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ। हमें जन्म सिद्ध अधिकार नहीं चाहिए, इसे हटाया जाए और इक्वालिटी रखा जाए बिफोर द लॉ एंड गवर्नमेंट मेड बाय कंसर्न, मतलब सरकार ऐसी बने लोगों के कंसर्न, गवर्नमेंट बाय कंसर्न, कि हम ही चाहेंगे तभी सरकार बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी, वोट डालेंगे तभी बनेगी, बिना वोट डाले नहीं बने। और अदर हैंड इकोनॉमिक लिबर्टी में फ्री ट्रेड बैरियर एंड रिमूव ट्रेड बैरियर एंड फ्रीडम फ्रॉम मार्केट, फ्रीडम फ्रॉम मार्केट, फ्रीडम फ्रॉम मार्केट, रिमूव ट्रेड बैरियर, दो ही रख लीजिए, कॉफ़ी है, कॉफ़ी काफ़ी है। देखिए, अच्छे विद्यार्थी वो होते हैं जो मतलब अपने एडुकेटर बड़ा भाई की बात माने, है ना। पूरा वीडियो को देखिए, मैंने पूरा लेक्चर अटेंड कीजिए, प्लस अपना खुद का एफर्ट डालिए, उस नोट्स बनाइए, नोट्स बनाइए और एनसीईआरटी रीडिंग लगाइए, और उससे मिलता हुआ सवाल अपने से क्वेश्चन फ्रेम करो, थोड़ा लॉजिक, थोड़ी लेक्चर, थोड़ी बुक्स, तीन चीज़ कंबाइन कर दिए 95 प्लस। स्टूडेंट जो है मेनली तीन चीज़ ही आप करिए, है ना। जो बोर्ड पढ़ाया जा रहा है आप इसको अच्छे से अटेंड करिए, दिमाग में बैठाइए और अपनी बुक्स को रीड करिए, है ना, और उससे मिलते जुलते क्वेश्चन को फ्रेम करिए, देन यू विल अचीव 95 प्लस। देन इसको देखते हुए 1834 में जॉल्बरीन को बनाया गया, है ना। जॉल्बरीन जो है आया 1834 में, जॉल्बरीन जो है बनाया गया। इसे इकोनॉमिक देखते हुए, लिबर्टी लिबरलाइजेशन देखते हुए 1834 में, 1834 1834 में मेक अ कस्टम यूनियन नेम जॉल्बरीन, मेक कस्टम यूनियन नेम जॉल्बरीन
सॉरी। ज्वेलरी में जो है मेनली तीन, ज्वेलरी में इसलिए लाया गया क्या है कि यहाँ पे ज्वेलरी में ये हुआ, ट्रेड बैरियर को रिमूव कर दिया, रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसी 30 to 2, 30 से 2 करेंसी में आ गए। नहीं पहले यूरोप में जो है 30 करेंसी चलती थी, 30। जर्मनी अलग, स्विट्जरलैंड अलग अलग, मॉस्को अलग, पोलैंड अलग, प्रूसिया अलग, ऑस्ट्रिया अलग, हंगरी अलग, अलग ही अलग करेंसी। 30 करेंसी से नंबर ऑफ करेंसी 2 कर दिया गया है। सबसे पहले और रेलवेज वगैरह को प्रमोट करने लगे। सबसे पहले हम आ जाते हैं रिमूव ट्रेड बैरियर, रिमूव ट्रेड बैरियर, reduce the number of currency, reduce number of currency from 30 to 2, promote railways, roads, transport. Take a 5 second and note down. देखिए 1834 में जलबरीन बनाया गया। जलबरीन का 3 ही मेन मकसद थे, एबॉलिश ट्रेड बैरियर, प्रमोट ट्रांसपोर्ट, रेलवे, रोड्स एंड कम्युनिकेशन, है ना, और रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसी 30 to 2। नाउ नोट डाउन। लेक्चर को जो है पूरी कोशिश करेंगे कि 59 मिनट्स के अंदर ही रहे, उससे ज़्यादा ना जा पाए, बट आप लोग बने रहिए। और इसके बाद कंजर्वेटिज्म एक शब्द आता है, नई एनसीईआरटी में एक शब्द आता है कंजर्वेटिज्म। आपने 9th में पढ़ा होगा कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव ऐसे लोग हैं जिनको चेंज तो चाहिए, लेकिन चेंज चाहिए ग्रेजुअली, धीरे धीरे चेंज चाहिए, धीरे धीरे। कंजर्वेटिज्म शब्द आता है, उसको लिखिएगा, कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म एक शब्द आता है जहां पे जब नेपोलियन जो है डिफीट होता है 1815 में, बैटल ऑफ वाटरलू, है ना, बैटल ऑफ वाटरलू बाय द प्राइम कंट्री, नेपोलियन डिफीट नेपोलियन डिफीट in 1850 बैटल ऑफ वाटरलू, BOL बाय प्रैब कंट्री। जब नेपोलियन डिफीट होता है 1815 में ऑन द बैटल ऑफ वाटरलू, तब यहाँ पे एक शब्द आता है कंजर्वेटिज्म। जो प्रैब कंट्री थी, जो प्रैब कंट्री थी, ये जो प्रैब लोग थे, जो प्रैब कंट्री थी, प्रूसिया, रसिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, ये लोग कंजर्वेटिव थे। कंजर्वेटिव, ये लोग क्या थे? ये लोग कंजर्वेटिव थे। प्रैब वाले लोग कंजर्वेटिव थे, जिनको मतलब चेंज चाहिए, बट चेंज शुड बी ग्रेजुअल। There should be change, but change should be gradual। और इन्होंने जानते हो क्या किया? इन्होंने जो नेपोलियन, चेंज शुड बी
कंजर्वेटिव जो थे ग्रेजुअली चेंज चाहते थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने किया undo the change of done by the Napoleon Bonaparte, undo the change, undo the change done by Napoleon, अच्छा undo the change of done by Napoleon, adopt censorship, monarch restored aristocracy was established church power, monarch restored, monarch restored established church power, aristocratic, जो कंजर्वेटिव थे, जब 1815 में जब लड़ाई हुई, नेपोलियन हार गया, प्रेप कंट्री ने जीत गई, है ना, तो प्रेप कंट्री में सारे लोग जो है क्या थे, कंजर्वेटिव भरे पड़े थे। कंजर्वेटिव कि चेंज तो चाहिए, लेकिन चेंज चाहिए ग्रेजुअली, यानी धीरे धीरे इनको चेंज चाहिए। तो इन्होंने जानते हो क्या किया, इन्होंने जो चेंज नेपोलियन ने किया था उसे अंडू कर दिया। अंडू द चेंज ऑफ डन बाय नेपोलियन, मैंने बात बता, जो चेंज नेपोलियन ने किया था, जैसे प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ वगैरह सब किए थे ना, इसको इन्होंने हटा दिया इसको, मोनार्की रूल दोबारा रिस्टोर कर दिया, है ना। अंडू चेंज ऑफ डन बाय नेपोलियन बोनापार्ट एंड मोनार्कीज रूल स्टोर्ड, जो चर्च पावर थी उसको दोबारा इस्टेब्लिश कर दिया गया और अरिस्टोक्रेटिक ला दिया, अरिस्टोक्रेसी रिस्टोर कर दिया, चर्च पावर को रूल रिस्टोर कर दिया गया, है ना। तो इसी चीज को ओवरकम करने के लिए रिवोल्यूशनरीज का नाम आता है, जिनका नाम है जूसेप्पी मजीनी, है ना। इसी की लड़ाई के लिए रिवोल्यूशनरी आते हैं जिनका नाम है जूसेप्पी मजीनी। टेक अ 5 सेकंड एंड नोट डाउन। यहीं पे नाम आता है रिवोल्यूशनरी का नाम आता है रिवोल्यूशनरी, एक रिवोल्यूशनरी का नाम आता है जिनका नाम था जूसेप्पी मजीनी, जूसेप्पी मजीनी, born in Genoa in 1807, 1807 में इनका जन्म हुआ। born in Genoa in 1807, 1807 में इनका जन्म हुआ और ये एक इटालियन रिवोल्यूशनरी थे, इटालियन रिवोल्यूशनरी थे, ये एक इटालियन रिवोल्यूशनरी थी। इन्होंने दो सीक्रेट सोसाइटी फॉर्म की, जिस एक का नाम था यंग इंडिया और एक का नाम था यंग यूरोप, यंग इटली एंड यंग यूरोप, टू सीक्रेट सोसाइटी फॉर्म। पहले का नाम था यंग इटली, दूसरे का नाम था यंग यूरोप। यंग यूरोप जो है बना था बर्न में। यहाँ पे देखिए एक रिवोल्यूशनरी आते हैं, जिनका नाम था जूसेप्पी मजीनी। जिनेवा में इनका जन्म हुआ सन 1807 में। इन्होंने दो सीक्रेट सोसाइटी फॉर्म की, यंग इटली एंड यंग यूरोप, ये इटालियन रिवोल्यूशनरी थे। सो नाउ डन द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप चैप्टर इज डन। टेक 5 सेकंड एंड नोट डाउन।
सुना एनसीईआरटी, एनसीईआरटी रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। तो चलिए हम लोग एनसीईआरटी की एक बार रीडिंग लगा लेते हैं, उसके बाद क्लास को बाइंड अप करते हैं। एनसीईआरटी रीडिंग लगाते हैं, हमने लगा लिया था वहाँ तक। अरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। Socially and political landed aristocracy was dominant class on the continent। चलिए इसका हम एक आपको सेपरेट वीडियो बना के दे देंगे। नाउ 55 मिनट्स की क्लासेस हो गई। जस्ट थैंक यू। एनसीईआरटी रेटिंग आपको कल मॉर्निंग में मिल जाएगी। थैंक यू। यदि कोई भी डाउट हो तो आप यहाँ एसएमएस करना, विद 24 आवर्स सोल्यूशन मिल जाएगा। थैंक यू, टाटा, गुड बाय।